नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं एंड इट इज अबाउट द टाइम डायलेशन. Time dilation, increase of time interval, it is another consequence of the special theory of relativity which is derived from the Lorentz transformation. हमने अपने पिछले लेक्चर में ये बात की थी कि जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है व्हेन एवर ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी, और इसी का एक रेसिप्रोकल प्रोसेस है विच इज कॉल्ड एज द टाइम डायलेशन. आज हम टाइम डायलेशन के ऊपर जो है वो बात करेंगे. टाइम डायलेशन में जो टाइम इंटरवल है वो इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज इन टाइम इंटरवल व्हेन एवर ए ऑब्जेक्ट मूव्स विद द वेरी वेरी हाई वेलोसिटी. जब बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव करे नियरली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो उस केस में जो टाइम इंटरवल है वो इंक्रीज हो जाता है, उसको हम टाइम डायलेशन कहते हैं. इस टाइम डायलेशन की प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज वी हैव टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस. टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस का मतलब कि दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर यहां पे है और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इट इज एट रेस्ट. ये स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. ये एक दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक ऑब्जर्वर है जो यहां पे है, ये सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये मूव कर रही है एस डैश, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी बी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ये भी जरूरी है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रही है. मान लो कोई इवेंट होती है, कोई इवेंट किसी समय टाइम इंटरवल को नोट करते हैं और यहां पे टाइम इंटरवल को नोट करने के लिए एक क्लॉक जो है वो यहां पे एक फ्रेम में भी है और वैसे ही क्लॉक जो है वो दूसरी फ्रेम में ही. शुरू में मान लेते हैं कि जब टाइम जीरो था, t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू जीरो, जब दोनों फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस ये o डैश o के ऊपर था, उसमें हमने दोनों घड़ियों को आपस में मिलाया और दोनों का टाइम जो है हमने जीरो पर सेट कर दिया और दोनों का ही टाइम सिंक्रोनाइज कर दिया, सेम कर दिया. फिर जो दूसरी वाली फ्रेम है इसने आगे की तरफ जो है मूव करना शुरू किया और कोई इवेंट हुई, इवेंट में भी फ्लैशिंग ऑफ लाइट. मान लो यहां से एक लाइट की फ्लैश जो है वो दी गई और वो जो लाइट की फ्लैश दी गई जिसमें यहां से दी उसमें मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ये टाइम था t1 डैश और यहां से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ जो स्टेशनरी है उसके हिसाब से ये टाइम था t1. फिर कुछ देर के बाद फिर दोबारा से एक फ्लैश जो है वो लाइट की दी गई और ये मान लो t2 डैश टाइम पर दी गई मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, और यहां से स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से जब इसको देखा गया तो ये टाइम जो था वो t2 था. तो यहां पे यदि हम डेल्टा t निकालें स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से तो ये आ जाएगा t2 माइनस t1, और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से निकालें तो ये आएगा डेल्टा टी डैश, इट इज इक्वल टू t2 डैश माइनस t1 डैश. कहने का मतलब यदि इन दोनों के टाइम इंटरवल का डिफरेंस और यहां पे दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम इंटरवल का डिफरेंस क्या सेम होता है या चेंज हो जाता है, तो जनरली ये इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम टाइम डायलेशन कहते हैं. कि जैसे मान ले हम यहां पे इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कहीं 2 आवर्स है, यहां पे 2 आवर्स आ रहा है, तो यहां पे जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहां पे ये इंक्रीज हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि इससे ज्यादा आएगा. मान लो ये इट कम्स आउट टू बी 3 आवर्स. तो एक्चुअली में ये 2 आवर्स था डिफरेंस, दो टाइम के बीच में टाइम इंटरवल, जबकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ये बढ़ गया और ये 3 आवर्स हो गया. इसको हम जो है वो टाइम डायलेशन कहते हैं, मींस इंक्रीज ऑफ द टाइम इंटरवल. तो हम इसको पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं दिस इज जो टाइम इंटरवल का डिफरेंस है स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, जिसको मैंने कहा है डेल्टा टी. तो डेल्टा टी क्या होगा, इट विल बी t2 माइनस t1, इट इज t2 माइनस t1. तो हमने कल जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ड्राइव की थी वहां से इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हम लगाएं तो जो t2 है उसकी वैल्यू होगी t2 डैश प्लस b अपॉन सी स्क्वायर, b अपॉन सी स्क्वायर इंटू
एक्स डैश अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये लॉरेंट इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से T2 की वैल्यू लिखी है, माइनस उसी तरीके से T1 की वैल्यू लिखेंगे, ये हो जाएगा T1 डैश प्लस बी अपॉन सी स्क्वायर, बी वेलोसिटी सेम है, एक्स डैश अपॉन एक ही जगह पर दो बार जो है वो नोट किया गया है टाइम इंटरवल, तो इसलिए एक्स डैश की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, सिर्फ टाइम चेंज होगा। एक्सपेरिमेंट जो है वो एक ही जगह पर किया गया मगर दो बार किया गया, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यदि हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा T2 डैश प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स डैश माइनस T1 डैश माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स डैश अपॉन अंडर रूट, डिनोमिनेटर में कॉमन टर्म है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये वाली टर्म जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और यहां पे हमारे पास आएगा T2 डैश माइनस T1 डैश अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा T डैश अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये था डेल्टा T। तो हम यहां देखते हैं कि डिनोमिनेटर की जो टर्म है इट इज 1 माइनस समथिंग लेस देन 1। तो जब लेस देन 1 होती है डिनोमिनेटर की टर्म तो ओवरऑल जो फैक्टर है ये 1 से बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि डेल्टा T जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा डेल्टा T डैश से। तो टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया, टाइम इंटरवल बढ़ गया, इसको हम टाइम डायलेशन कहते हैं। द इंक्रीज ऑफ टाइम इन द स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द टाइम डायलेशन। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या स्टेशनरी जो क्लॉक है उसके हिसाब से जो टाइम होगा इट विल बी इक्वल टू जो मूविंग क्लॉक होगी, जो मूविंग क्लॉक का टाइम होगा वो डिवाइड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्लॉक रखी हुई है उस टाइम को आप डिवाइड करेंगे इस फैक्टर से अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो वो जो टाइम आएगा वो स्टेशनरी क्लॉक का होगा। और यहां से हम कह सकते हैं कि जो स्टेशनरी क्लॉक होती है उसका जो टाइम है वो ज्यादा होता है मूविंग क्लॉक से, और यही जो है वो एक कॉन्सिक्वेंस है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जिसको हम टाइम डायलेशन कहते हैं। तो टाइम डायलेशन जो भी हमने डिस्कस किया, एक्चुअली ये टाइम डायलेशन जो है इट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिलेटिव मोशन। और हम ये देखते हैं कि जो मूविंग क्लॉक है, हम ऐसे कह सकते हैं जो मूविंग क्लॉक है वो स्लो हो जाती है। मूविंग क्लॉक स्लो हो जाएगी तो स्टेशनरी क्लॉक जो है वो तेजी से चलेगी। जब स्टेशनरी क्लॉक तेजी से चलेगी मतलब जो टाइम इंटरवल है वो ज्यादा होगा, और उसमें जो टाइम इंटरवल के कंपैरिजन है वो हम यहां से जो है वो कर सकते हैं। ये टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है। अब इस टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को हम डेली लाइफ में नेचर में भी कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं, चीजें हैं जहां पर हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज द डिके ऑफ पाई मेसॉन्स। जनरली ये जो हमारा कॉस्मोस है, यूनिवर्स है, यहां पर आउटर स्पेस से, कॉस्मोस से मतलब ब्रह्मांड के बाहर से कुछ एक पार्टिकल जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो एंटर करते हैं, और एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करने के बाद इन पार्टिकल्स को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और यहां पे अर्थ की सरफेस है, और अर्थ की सरफेस से जो एटमॉस्फेयर, जितना एटमॉस्फेयर है वो लगभग 10 किलोमीटर तक ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमें जो है वो ऑब्जर्व हो जाते हैं। ये अर्थ की सरफेस के 10 किलोमीटर के दायरे में हमें जो है वो मिलते हैं, और ये पार्टिकल जो बहुत बाहर एटमॉस्फेयर से बहुत दूर जो है ऊपर जो है वो बनते हैं। अब हम इस प्रॉब्लम को यदि डिस्कस करें, जनरली ये जो पाई मेसॉन्स हैं दे मूव्स विद द वेलोसिटी नियरली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लगभग 0.9 c मतलब 99% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं। और एक चीज और होती है इनका डीके टाइम। डीके टाइम मतलब ये छोटे से टाइम इंटरवल में पैदा होते हैं और उसी में खत्म हो जाते हैं।
और इनका जो डीके टाइम है डेल्टा टी, मतलब पैदा होकर के खत्म होने तक का जो समय है इनका, इट इज 2.6 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड के आसपास। इतने समय में ये पैदा होकर के खत्म हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब पाई मेसॉन 10 किलोमीटर के भी बाहर कहीं एटमॉस्फेयर के बाहर बनते हैं और इतनी छोटे जैसे टाइम में खत्म हो जाते हैं, तो इतने छोटे टाइम में वो कितना ट्रेवल कर पाएंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से यदि हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्योंकि वो लाइट की वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे और लगभग अप्रोक्सीमेटली लिखा है तो ये 0.9 है, तो ये हो जाएगा 0.9, और लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है इनका 2.6 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड तक ही रह सकते हैं। इसको कैलकुलेट करें तो ये डिस्टेंस जो है वो 7 मीटर आता है। कहने का मतलब कि जितना इनके पास जिंदगी का टाइम है उस टाइम के अंदर ये सिर्फ 7 मीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल कर सकते हैं। तो यहां कहीं यदि एलिमेंट्री पार्टिकल कोई बनता है तो वो सिर्फ 7 मीटर तक ही जा सकता है, उसके आगे जो है वो नहीं जा सकता है। मगर हम ये देखते हैं एक्सपेरिमेंटली कि दे फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन द एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ये मिलते हैं, जबकि इसके 7 मीटर के नीचे इनको नहीं आना चाहिए इसके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से, मगर अर्थ की सरफेस में, अर्थ की सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, जो कि एक 10 किलोमीटर की हाइट है। तो एक्चुअली होता क्या है कि दे मूव्स विद अ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी, तो ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह लिया। और जो अर्थ पे जब हम इनको ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उसमें जो टाइम है वो डायलेट हो जाता है। तो टाइम डायलेशन के कारण से ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी हमें प्रेजेंट मिलते हैं। अब यदि हम टाइम डायलेशन से टाइम देखें तो डेल्टा टी जैसा अभी ड्राइव किया था, डेल्टा टी डैश 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहां पर जो टी है टाइम इट इज 2.6 जो हम ले रहे थे, तो ये इनका टाइम 2.6 मूविंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में -6 डिवाइड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 0.9 सी अपॉन सी स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर करेंगे और इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो ये जो टाइम है ये लगभग 31.7 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड आता है। तो वो टाइम इंटरवल जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इसको आप डेल्टा टी डैश भी कह सकते हैं, मतलब मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ये आ रहा था, अब ये 31.7 जो है वो इंक्रीज हो गया है। और यदि हम इस टाइम के इंटरवल से डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस जैसे फॉर्मूला ऊपर बताया था, वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी। वेलोसिटी जो है इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सेम जैसा हम कर रहे थे, 0.9 वैल्यू दी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड लाइट की वेलोसिटी है, मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास टाइम आ रहा है 31.7 इंटू 10⁻⁻6, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें देन इट कम्स आउट टू बी 9500 मीटर, अप्रोक्सीमेटली इट इज 9.5 किलोमीटर। तो ये कहने का मतलब कि टाइम डायलेशन की वजह से, टाइम के बढ़ने की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं दे अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हालांकि उनका जो टाइम ऑफ डिके है वो बहुत कम है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है जो हमें ये बताते हैं कि टाइम डायलेशन जो है वो एग्जैक्ट है और होता है, मगर ये हमें डेली लाइफ में महसूस नहीं होता, क्योंकि इसको हम तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं व्हेनेवर ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी। उसी के साथ एक और प्रॉब्लम है टाइम डायलेशन से जुड़ी हुई, पॉपुलर प्रॉब्लम है जिसको हम ट्विन पैराडॉक्स बोलते हैं। ट्विन पैराडॉक्स, ट्विन का मतलब जुड़वा, पैराडॉक्स का मतलब एक ऐसी जो धुंधला कहें या जो सच ना हो उस तरह की जो स्टोरी है उसको पैराडॉक्स कहते हैं। मान लो हमारे पास दो ट्विन्स हैं, एक ए है और एक बी है, एक डंपी और एक हम्पी। ये जो डंपी है मान लो इसको हम बी मान रहे हैं और ये दूसरे वाला जो हम्पी है इसको हम ए मान रहे हैं। दोनों जो है वो जुड़वा हैं और शुरू में मान लेते हैं कि इनिशियली उन दोनों की जो एज है वो एज 25 ईयर्स है। 25 ईयर्स के बाद जो ए है वो डिसाइड करता है कि वो मूव करेगा स्पेस में, और ये मूव करता है विद वेलोसिटी नियरली
√3/2c, √3/2c वेलोसिटी के साथ मूव करता है, और ये t = 10 ईयर्स, और 10 साल तक ये जो है वो स्पेस में मूव करता रहता है, और 10 साल के बाद ऐसे पूरा चक्कर काट के फिर दोबारा से जो है वो यहां पे वापस आ जाता है। और जब वापस आते हैं तो हम दोनों की एज जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि दोनों की एज जो है वो कितनी होगी। जो ए है उसकी जो एज है, ए की जो एज है, क्योंकि जब वो स्पेस में गया था तो उसकी एज थी 25 ईयर्स, और 10 ईयर्स वो स्पेस में रहा तो +10, तो उसकी जो टोटल एज बनी इट इज 35 ईयर्स। तो ए के मुताबिक उसकी जो एज है वो कितनी है, 35 ईयर्स है। मगर जो बी है, एज ऑफ ए अकॉर्डिंग टू बी, मगर बी जो दूसरा है, डंपी है, इसके हिसाब से हम्पी की एज कितनी होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी टाइम निकालना पड़ेगा। जो टाइम इसने नोट किया है ΔT, इट इज इक्वल टू ΔT' अपॉन 1 माइनस b² अपॉन c²। तो वो स्पेस में कितने टाइम रहा, 10 ईयर्स, और इट इज 1 माइनस बी की वैल्यू जो है वो √3/2c, और ये c का होल स्क्वायर, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 20 ईयर्स। तो बी के ए के हिसाब से जो बी की एज हुई, क्योंकि पहले थी 25 और उसके बाद 20 ईयर्स और आ रहा है 20, देन इट इज 45 ईयर्स। तो जब हम्पी जो है वो घूम करके वापस आता है तो वो कहता है कि उसकी एज जो है वो 35 ईयर्स है, क्योंकि 25 साल का था जब वो गया था, 10 साल स्पेस में रहा तो 35 ईयर्स हुई। मगर जो डंपी है, जो बी है, जो स्पेस में नहीं गया, अर्थ के ऊपर ही है, और वो ए की, हम्पी की जो डेट है, वो एज है, कैलकुलेट करता है। तो 25 ईयर्स के बाद वो गया था, और टाइम डायलेशन के कंसेप्ट से वो 20 ईयर्स, उसका टाइम जो है वो 10 से डबल हो गया, 20 ईयर्स इसमें ऐड किया, तो दिस इज कॉल्ड एज द 45 ईयर्स। तो एक ही आदमी की जो एज है वो दो नजरिए से, दो लोगों के हिसाब से अलग अलग आ रही है। दिस इज ड्यू टू द टाइम डायलेशन। हालांकि ये जो प्रॉब्लम है, इन रियलिटी इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये टाइम डायलेशन तभी होता है जब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल हो। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से गया और यहां से इसने टर्न काटा, टर्न करके वापस आया, तो मींस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से इट इज नॉट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, इसलिए ये चीज वैलिड नहीं है प्रैक्टिकली। मगर यदि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाता है, तो उसमें जो टाइम है उसमें जो है वो डिफरेंस आता है। इसी को हम जो है वो ट्विन पैराडॉक्स बोलते हैं। तो ट्विन पैराडॉक्स मींस चेंज या टू परसेप्शंस अबाउट द एजेस ऑफ टू ट्विन्स, इट इज कॉल्ड एज द ट्विन पैराडॉक्स, जो टाइम डायलेशन के ऊपर बेस्ड है। उसी तरह से एक और जनरल हम एप्लीकेशन इसकी डिस्कस करते हैं कि मान लो इमेजिन 40 इयर्स ओल्ड कोई आदमी है, दैट मैन फेल इन लव विथ 16 इयर्स ओल्ड गर्ल, मगर उनके एज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जो मैन है वो 40 ईयर का है और जो लड़की है उसकी एज जो है वो 16 ईयर है। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि इनकी एज को जो है वो बराबर कर दिया जाए लगभग, ताकि उनकी मैरिज हो सके। तो पहले जो है उनकी जो क्लॉक है उसको सिंक्रोनाइज किया गया, और उसके बाद जो एक आदमी वहीं पे रहा और दूसरा जो है वो स्पेसशिप में चला गया, जो मैन है वो स्पेसशिप में चला गया, और इस तरह से जा करके फिर दोबारा जो है वो वापस मुड़ करके कुछ टाइम इंटरवल के बाद वापस जो है वो अर्थ के ऊपर आता है, और 1 ईयर के बाद, और दैट मूव्स विद द वेलोसिटी 0.99 c, और फिर वो अपनी एज को जो है वो कंपेयर करते हैं। तो यहां से जो मैन है, क्योंकि उसकी एज 40 ईयर थी और वो 1 साल स्पेस में रहा, तो 40 ईयर्स प्लस ये जो है 40 प्लस 1, तो ये हो गया 41 ईयर्स। मगर जो अर्थ पे है उसकी जो कैलकुलेशन है, टाइम डायलेट हो गया, मतलब टाइम बढ़ गया। आप यहां से देख सकते हैं ये जो वॉच है ये ज्यादा टाइम शो कर रही है, यहां पे कम है। तो
तो यहां से हम टाइम डायलेशन से जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना टाइम ज्यादा महसूस होगा जो अर्थ के ऊपर है, तो उसके हिसाब से 1/ये 0.99c पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 22.7 ईयर्स। तो जो लड़की है उसकी जो एज है वो 16 + 22.7 इट इज 38.7, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली नियर बाय आ गए। तो नाउ देयर मैरिज इज पॉसिबल। बेसिकली ये जो भी इफेक्ट हो रहा है चेंज इन टाइम है, इट इज ड्यू टू द टाइम डायलेशन। यहां से कंक्लूजन तौर पे आप ये देख सकते हैं कि दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस है, एक स्टेशनरी एक मूव करती हुई। जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके साथ टाइम को, और स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके साथ टाइम को कंपेयर करें तो जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है उसमें टाइम जो है वो डायलेट हो जाता है, बढ़ जाता है। या दूसरा इसको आप ऐसे कह सकते हैं, फास्टर यू मूव थ्रू द स्पेस, स्लोअर यू मूव थ्रू द टाइम। तो आप जितना फास्ट चलेंगे स्पेस में उतना ही आपका जो टाइम है वो स्लो हो जाएगा स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। तो ये जो दोनों टाइम्स में स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ड्यू टू द रिलेटिविटी और रिलेटिव मोशन की वजह से जो डिफरेंस आता है, इसको हम जो है वो टाइम डायलेशन जो है वो कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एचपाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें।